कांस्टेबल हो, होमगार्ड हो, एसआई हो, या साथ ही आपका एसएससी जीडी का आने वाला एग्जाम हो, या ग्रुप डी, या रेलवे एनटीपीसी, या कोई और एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए ये रोज सुबह 7 बजे आप उठा कीजिए, रोज ये क्लास लिया कीजिए और बस 10 मिनट इसका रिवीजन, और डेली कोशिश किया कीजिए कि जो भी चीजें मैं क्लास में कराऊं उसको आप दोहरा लें। तो पहला क्वेश्चन हम जो शुरुआत में 4-5 क्वेश्चन एक बार कुछ रिफ्रेश सा हो लेते, फिर बाकी सारे बच्चे आ जाएंगे, फिर अपना मेन करंट शुरू करेंगे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण, देखिए भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए, एक साथी 1974 में जिसको पोखरण 1 किया कहा गया, और एक 1998 में जिसको ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2 कहा गया। पहला 1974 में जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण यह पोखरण में हुआ था। कहां पर? पोखरण। मतलब पहला और दूसरा दोनों ही पोखरण में हुए हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कहना भी उचित रहेगा, भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। तो याद रखिएगा जो कल्पना चावला थी वो भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जबकि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का पूछे तो राकेश शर्मा। भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? भारत की, देखिए आलम आरा, ये पहली बोलने वाली फिल्म थी। पहली टॉकीज या पहली बोलने वाली फिल्म, पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी बनी थी? कहोगे सर आलम आरा। जबकि 1913 में राजा हरिश्चंद्र ये मूक फिल्म थी। इससे आप भारत की पहली फीचर फिल्म भी कह सकते हो, लेकिन ये मूक थी, साइलेंट थी। दादा साहब फाल्के इसके डायरेक्टर, इसलिए भारत में सिनेमा का जनक किसको कहा जाता है? भारत में सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। भारत में सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। जबकि भारत की पहली बोलने वाली फिल्म ये आलम आरा, इसके डायरेक्टर अर्धशीर ईरानी थे। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो याद रखिएगा मीरा कुमार, ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी, मीरा कुमार। भारत की पहली यात्री ट्रेन ये कहां पर चली थी? भारत की पहली यात्री ट्रेन ये कहां पर चलाई गई? तो अच्छे से याद रखिएगा, मुंबई से थाने के मध्य 16 अप्रैल 1853 को, मुंबई से थाने के मध्य 16 अप्रैल 1853 को यह भारत की पहली यात्री ट्रेन, भारत की पहली यात्री ट्रेन मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के रूट पर। तो चलिए अब अपने साथी मुख्य करंट अफेयर शुरू करते। तो सबके सब मेरे साथ साथ दोहराते चलना। कहते कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। बस इसको दोहराते रहना, क्लियर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे या अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 की थीम है, लिख लीजिएगा 2026 थीम, यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल, यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन करके ये इस बार की थीम है, यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसी में कुछ और कर लीजिए, जैसे पूछ लेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसी में पूछ लेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसी में आपसे पूछ लेगा भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है?
भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय भाषा दिवस, विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, भारतीय भाषा दिवस। 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा या मदर टंग जो होती है उनको सम्मान देने के लिए 2026 थीम यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। इसी में 2-3 चीजें और, भारत के संविधान का कौन सा भाग राजभाषा आदि से संबंधित है या भाषा संबंधी प्रावधान ये किसमें है? आपको यह भी बताना है कि संसद की कार्यवाही, जो संसद की कार्यवाही होती है, संसद की कार्यवाही की भाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद संसद की कार्यवाही की भाषा से संबंधित है? संसद की कार्यवाही की क्या भाषा होगी, इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राज्य विधानमंडल की क्या भाषा होगी, जो राज्य की विधानसभा इत्यादि होते हैं उनमें कार्यवाही की क्या भाषा होगी? इसी प्रकार इसमें एक पूछ लेगा, कौन सा अनुच्छेद मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है? मातृभाषा में प्रारंभिक एजुकेशन की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान का प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में बात करता है? यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। देखिए, विश्व हिंदी दिवस पूछे तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को, भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर। संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, जबकि संसद की कार्यवाही अनुच्छेद 120, राज्य विधानमंडल की 210 और संविधान का अनुच्छेद 350A। कौन सा भैया? संविधान का अनुच्छेद 350A। यह प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं। इसको प्रारंभिक के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा कहना ज्यादा उचित होगा। प्राइमरी एजुकेशन 350A। देखिए, सुन लीजिए सबके सब, हमारे संविधान का अनुच्छेद 350A प्राथमिक शिक्षा कौन सी भाषा की बात करता है? मातृभाषा। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों की भाषा, जबकि संसद की कार्यवाही अनुच्छेद 120 भाषा संबंधी प्रावधान भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। भारतीय भाषा दिवस ये 11 दिसंबर को, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस ये प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी। वर्ष 2027 में एआई शिखर सम्मेलन यह किस शहर में आयोजित किया जाएगा? जैसे इस बार 2026 में भारत के नई दिल्ली में, वैसे ही अगले बार ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगले साल ये कहां पर होगा? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। अच्छे से याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर आयोजित होगा? जैसे साल 2026 में इसका आयोजन भारत में हुआ है, वैसे ही अगले साल इसका आयोजन कहां पर होगा? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई है यह 2023 से हुई है। 2023 का यूके यूनाइटेड किंगडम में हुआ, 2024 का दक्षिण कोरिया में, 2024 का एआई समिट यह दक्षिण कोरिया में हुआ, 2025 का जो एआई समिट है वो फ्रांस में आयोजित किया गया था, 2026 का इंडिया एआई इंपैक्ट समिट यह भारत में आयोजित किया जा रहा है, इंडिया में, और 2027 का यह स्विट्जरलैंड में आयोजित होगा। 2027 का यह स्विट्जरलैंड में आयोजित होगा, 2027 का स्विट्जरलैंड में। तो अच्छे से याद रखिएगा, 2023 का यूके, 2024 का दक्षिण कोरिया, 2025 का फ्रांस, 2026 का भारत और 2027 का स्विट्जरलैंड। अभी जो 2026 का भारत के नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है, यह 5 दिन का समिट है, 16 से 20 फरवरी, 16 से 20 फरवरी 2026 भारत के नई दिल्ली में। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट नाम है इसका, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट। इंडिया एआई इंपैक्ट को थोड़ा सा ध्यान से, इसके ऊपर एक आधे घंटे की क्लास अलग से भी करेंगे।
तो 2027 का एआई शिखर सम्मेलन ये कहां पर होगा? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ये बताइए एआई का जनक किसको कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसको कहा जाता है? इसमें एक चीज आप सबके सब ध्यान दीजिए, आप मेरे साथ के साथ, मतलब इसे बाद के लिए मत छोड़िए, इसे मेरे साथ साथ याद करते चलिए। अगर आप मेरे साथ साथ याद नहीं करेंगे तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। जॉन मैकार्थी, इसको साथ साथ याद करते चलना है। जितनी चीजें भी मैं एक्स्ट्रा लिखवाता चलता हूं, ये स्टैटिक जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉन मैकार्थी करके एक व्यक्ति है, इनको एआई का जनक कहा जाता है। 2026 का इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 16 से 20 फरवरी भारत के नई दिल्ली में, जबकि 2027 का कहां पर होगा? यह जिनेवा अगले साल। 2027 का मतलब है अगले साल। भारत ने किस देश के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए कार्यान्वयन ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए? मतलब भारत इस देश में भी जितनी भी किसी व्यक्ति की सरकारी कागजात होते उनको एक जगह ऑनलाइन एक प्रकार का वॉलेट मान लीजिए, वहां पर उसको डिपॉजिट करने के लिए ये जो डिजी लॉकर नाम की पहल है, इसको इस देश में शुरू करने के लिए एक साथी समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत और केन्या के बीच में। किसके बीच में? भारत और केन्या के बीच में। अच्छे से याद रखिएगा। तो जैसे डिजी लॉकर की बात आ जाएगी, डिजी लॉकर पहल की जो शुरुआत है ये 1 जुलाई 2015 से शुरू हुई है। 1 जुलाई 2015 से डिजी लॉकर को भारत में पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1 जुलाई 2015 से डिजी लॉकर पहल जो है ये भारत की ये डिजिटल इंडिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें जो सरकारी दस्तावेज होते जैसे डिग्री और भी ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि, इनको साथ ही ऑनलाइन फॉर्मेट में डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। तो डिजी लॉकर को लेकर केन्या के साथ समझौता हुआ है। भारत डिजी लॉकर को केन्या में भी कार्यान्वित करेगा, केन्या में भी लागू करेगा, केन्या की सरकार के द्वारा केन्या के नागरिकों के लिए। तो केन्या एक अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। राजधानी क्या हो जाती है? इसकी मुद्रा बताइए। केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या होता है? नैरोबी। केन्या की मुद्रा है शिलिंग। केन्या की मुद्रा हो जाती है शिलिंग, इसकी राजधानी हो जाती है नैरोबी। इसी में 2-3 पॉइंट केन्या में जरूर याद रखिएगा। राजधानी नैरोबी, मुद्रा हो जाती है शिलिंग, और केन्या की 2-3 पॉइंट जो आपको याद करने हैं उसमें यहीं पर यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और यहीं पर याद रखेगा यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर है। यहीं पर किसका हेडक्वार्टर है? संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट का हेडक्वार्टर भी केन्या की राजधानी नैरोबी में है। राजधानी नैरोबी, मुद्रा शिलिंग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर और संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट का हेडक्वार्टर, यह भी कहां पर स्थित है? कहोगे सर नैरोबी में स्थित है। तो भारत ने डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए केन्या के साथ समझौता किया है। डिजी लॉकर पहल कब आई है? सबके सब ये वर्ष लिखकर बताइए। डिजी लॉकर पहल कब आई है? और मन मन में दोहराओ। केन्या की राजधानी नैरोबी, मुद्रा शिलिंग। अभी आपको एक और समझौता याद होना चाहिए। जो आपराधिक मामले होते हैं, आपराधिक मामलों में आपसी सहयोग के लिए, आपराधिक मामलों में आपसी सहयोग के लिए, अच्छे से याद रखेगा, आपराधिक मामलों में आपसी सहयोग के लिए भारत और नेपाल के बीच भी समझौता हुआ है। भारत और नेपाल के बीच भी यह भी 2-3 दिन पहले एक समझौता हुआ है। बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में पर्यवेक्षक देश के रूप में किस देश ने हिस्सा लिया है? पर्यवेक्षक देश के रूप में यह किस देश ने हिस्सा लिया है? तो आपको याद होगा कि पिछले साल बोर्ड ऑफ पीस करके एक संस्था का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इसका संस्थापक किसको कहा जा सकता है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना की गई। इसमें सरकारी प्राइवेट सब तरह के लोग शामिल हैं, जिसका उद्देश्य है जो फिलिस्तीन इजराइल और फलस्तीन युद्ध चल रहा है, इजराइल फलस्तीन युद्ध को समाप्त करके, इजराइल फलस्तीन युद्ध को समाप्त करके गाजा में शांति बहाल करना, इसका काम था युद्ध को समाप्त करना और गजा में शांति बहाल करना, गाजा पट्टी में शांति बहाल करना, उसको दोबारा से बसाना। यह बोर्ड ऑफ पीस का उद्देश्य था। तो इसकी जो पहली बैठक है, इसमें ऑब्जर्वर के रूप में भारत ने हिस्सा लिया है। बाकी 27 देश ऐसे हैं जिन्होंने इसमें सदस्य के तौर पर हिस्सा लिया है। भारत इसमें ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुआ है। इस बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में भारत किस रूप में शामिल हुआ है? भारत इसमें एक प्रकार से आप कह सकते हो पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है, ऑब्जर्वर देश के रूप में शामिल हुआ है। इसमें $1 बिलियन फीस है। $1 बिलियन मतलब जो भी इसमें शामिल होगा उसको $1 बिलियन फीस देनी पड़ेगी, जो इसमें सदस्य बनेगा। और जो इसमें नॉर्मल रहना चाहता है उसको 3 साल का कार्यकाल, एक नॉर्मल अस्थायी सदस्य के तौर पर। लेकिन इसका संस्थापक कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बात अमेरिका की आई है, अमेरिका की राजधानी बताइए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, यह पोटोमेक नदी के किनारे है। वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? पोटोमेक नदी के किनारे। और यहां की मुद्रा क्या हो जाती है? मुद्रा हो जाती है अमेरिकी डॉलर या यूएस डॉलर, अमेरिकी डॉलर या यूएस डॉलर। वॉशिंगटन में याद रखना आईएमएफ का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, नासा का हेडक्वार्टर है। इन तीनों संस्थाओं के हेडक्वार्टर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और नासा, इनके हेडक्वार्टर कहां पर है? यह वॉशिंगटन डीसी में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और नासा का हेडक्वार्टर यह वॉशिंगटन डीसी में हो जाता है। तो बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में भारत ने पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर देश के रूप में हिस्सा लिया है, ऑब्जर्वर देश के रूप में। बोर्ड ऑफ पीस, इसकी जो स्थापना तो 2025 में हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप को इसका आजीवन अध्यक्ष जनवरी 2026 में 56वें विश्व आर्थिक मंच बैठक के दौरान दावोस में इसको लॉन्च किया गया था। गाजा में शांति स्थापना और पुनर्निर्माण कार्यक्रम की देखरेख, इससे संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प भी है 2803। अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बल तैनात करने का अधिकार भी है। इसके अलावा भारत ने किस देश के साथ पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में, 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में। कहां पर भैया? 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर 20 फरवरी 2026 को भारत अमेरिका के साथ मिलकर यह पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन या पैक्स सिलिका घोषणा पर भारत ने हस्ताक्षर किए। किस तारीख को? 20 फरवरी को। कहां पर भैया? नई दिल्ली में। पैक्स सिलिका। तो यह पैक्स सिलिका है क्या? यह अमेरिका के द्वारा लीड किया जा रहा एक साथी जो महत्वपूर्ण ऐसे खनिज होते हैं, महत्वपूर्ण खनिज जो चिप आदि बनाने के काम आते हैं, महत्वपूर्ण खनिज जो चिप आदि बनाने के काम आते हैं, चिप आदि निर्माण में उनकी सप्लाई बनी रहे, चिप आदि निर्माण में काम आते हैं, जिनका उपयोग किया जाता है, इनकी सप्लाई नियंत्रण बनी रहे, इनकी सप्लाई निरंतर बनी रहे, क्योंकि ज्यादातर देश चीन के ऊपर निर्भर है और चीन कभी भी रोक लगा देता है, फिर ये चिप वगैरह महंगी हो जाती है। और आजकल जितनी टेक्नोलॉजी है ये सब चिप आदि पर ही काम करती है। तो महत्वपूर्ण खनिज है सिलिकॉन इत्यादि, इनका जो एक प्रकार से आप कह सकते हो सप्लाई आपूर्ति निरंतर बनी रहे, ये अमेरिका ने पिछले साल पैक्स सिलिका करके एक संगठन या एक आप कह सकते हो ग्रुप बनाया, उसमें भारत को भी आमंत्रित किया।
भारत इसका 10वां सदस्य बना है। इसका जो लीडर है पैक्स सिलिका का, वो अमेरिका है। इसी में याद रखिएगा लगभग 7 ऐसे तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 7 ऐसे तत्व हैं जिनको सती अर्ध धातु कहा जाता है, सेमी मेटल्स कहा जाता है, या जिनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। इनमें आ जाते हैं बोरोन, बोरोन सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, बोरोन सिलिकॉन, आर्सेनिक एंटीमनी, बोरोन सिलिकॉन, आर्सेनिक एंटीमनी, बोरोन सिलिकॉन, आर्सेनिक एंटीमनी। इसके अलावा आ जाता है पोलोनियम, पोलोनियम करके हो जाता है, 2 हो जाते हैं इसमें। टोटल कितने? 6। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? कहोगे सर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है इसमें 14। जर्मेनियम और टेल्यूरियम, जर्मेनियम और टेल्यूरियम, सिलिकॉन के बाद में जर्मेनियम आना चाहिए था, तो यहीं पर कहीं पर जर्मेनियम लिख लीजिए। और टेल्यूरियम करके जो है, टेल्यूरियम, ये क्या है? ये अर्ध धातु कही जाती है। इनमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम का काफी उपयोग ये चिप बनाने में किया जाता है। तो इनकी सप्लाई निरंतर बनी रहे, इसको लेकर अमेरिका की लीडरशिप में एक पैक्स सिलिका समझौता हुआ, जिस पर भारत ने भी 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। सबके सब लिखकर बताइए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। टेल्यूरियम और पोलोनियम पूछा किस देश की प्रौद्योगिकी कंपनी? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 100% वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो। तो किस देश की टेक्नोलॉजी कंपनी, प्रौद्योगिकी कंपनी J42 ने भारत में 8 एक्साफ्लॉप क्षमता वाला AI सुपर कंप्यूटर स्थापित करने की घोषणा की है? 8 एक्साफ्लॉप। ये जो एक्साफ्लॉप, पेटाफ्लॉप होते, ये स्पीड को लेकर है, यार उसकी क्षमता को, कंप्यूटर की स्पीड और उसकी क्षमता को लेकर। तो ये संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी की कंपनी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी की कंपनी है UAE की G42, जो भारत में 8 एक्साफ्लॉप क्षमता वाला AI सुपर कंप्यूटर स्थापित कर रही है। अब जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बताइए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, इसी में पूछेगा पेटाफ्लॉप वाला, पेटाफ्लॉप क्षमता वाला भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, पेटाफ्लॉप क्षमता वाला भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था जिसकी पेटाफ्लॉप क्षमता थी? तो देखिए जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था 1991 में जिसको लाया गया, उसका नाम था परम 8000, परम 8000, जिसको प्रोफेसर विजय भाटकर और टीम के द्वारा बनाया गया था। यह गीगा स्पीड का था। फिर पेटाफ्लॉप 2018 में प्रेत्यूस आया। कौन सा? प्रेत्यूस। यह जो प्रेत्यूस नाम का सुपर कंप्यूटर था भारत का, यह पेटाफ्लॉप क्षमता वाला था। अब संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी की कंपनी G42 ने यह भारत में 8 एक्साफ्लॉप क्षमता वाला AI सुपर कंप्यूटर स्थापित करने की घोषणा की है। इस सुपर कंप्यूटर की एक प्रकार से क्षमता कह सकते हो, या इसका आप एक प्रकार से इसका जो काम करने की लेवल है वो एक्साफ्लॉप में है, जबकि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था सोचिए वो गीगाफ्लॉप में था। 2018 में पहला पेटाफ्लॉप वाला आया। अब 8 एक्साफ्लॉप क्षमता वाला AI सुपर कंप्यूटर ये अबू धाबी की कंपनी है, संयुक्त अरब अमीरात, उसने स्थापित करने की बात कही है। जबकि मुद्रा क्या हो जाती है भाई? संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा बताइए सबके सब। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या हो जाती है? भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? लिखो। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किस शहर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल के बीच में समझौता हुआ है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कंपनी के बीच में। तो गोरखपुर में 30,000 दर्शक क्षमता वाला, गोरखपुर में 30,000 दर्शक क्षमता वाला एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाना है, जिसके निर्माण के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपने सीएसआर फंड से कुछ पैसा दे रहा है, अपने सीएसआर फंड से। तो यहीं पर लिख लीजिएगा, गोरखपुर में 2-3 चीजें और महत्वपूर्ण है। गोरखपुर में ही पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, पहला वन विश्वविद्यालय। अगर कोई आपसे पूछे कि पहला वन विश्वविद्यालय यह कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो गोरखपुर में। पहला आयुष विश्वविद्यालय, पहला आयुष विश्वविद्यालय, पहला आयुष विश्वविद्यालय भी कहां पर है, कहोगे सर यह भी गोरखपुर में। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सबसे ज्यादा वर्षा यह गोरखपुर में होती है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा। इसी में 2-3 चीजें लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का ग्रीन पार्क स्टेडियम है, यह कहां पर स्थित है बताइए, उत्तर प्रदेश में। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एकाना स्टेडियम कहां पर स्थित है, यह भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। तो एकाना याद रखिएगा लखनऊ में, एकाना कहां पर है, लखनऊ में। जबकि ग्रीन पार्क यह कानपुर में स्थित है, ग्रीन पार्क कहां पर है, कानपुर में। यह बहुत बार पूछा गया है। ग्रीन पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यह कानपुर में स्थित है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एकाना स्टेडियम यह लखनऊ में स्थित है। अभी एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इसका निर्माण वाराणसी में हो रहा है। जबकि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, पहला वन विश्वविद्यालय, पहला आयुष विश्वविद्यालय, यह भी गोरखपुर में। पहला वन विश्वविद्यालय, पहला आयुष विश्वविद्यालय, यह भी गोरखपुर में, यह भी भैया गोरखपुर में। पूछा है पुण्य थंगम उत्सव यह मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए जितने भी राज्यों के उत्सव इत्यादि है, क्योंकि जैसे कोई फेस्टिवल आता है, जाहिर सी बात है उससे अखबार में कोई ना कोई न्यूज आती है, और उसी न्यूज से मैं क्वेश्चन बना देता हूं। तो हमने जनवरी फरवरी इतने सारे, कम से कम 20 उत्सव तो मुझे याद है जो हम लोगों ने कराए, और ये पेपर में पूछता है। तो देखिए केरल की एक मार्शल आर्ट है, केरल राज्य की एक देसी मार्शल आर्ट है, केरल राज्य की अपनी एक स्वदेशी मार्शल कला है, जिसको मार्शल आर्ट कहते हैं, युद्ध कला जिसको कह सकते हो, कलारी पयट्टू। अगर कोई आपसे पूछे कि केरल की देसी मार्शल आर्ट या युद्ध कला का नाम क्या है, तो इसका नाम है कलारी पयट्टू। इसका नाम क्या लिखकर बताइए सब के सब। जो कलारी पयट्टू है यह केरल की मार्शल आर्ट का नाम है। इसमें बहुत ही मार्शल आर्ट होती है, तो मार्शल आर्ट का एक प्रोग्राम है, यह कलारी पयट्टू का ही, कलारी पयट्टू के प्रदर्शन से संबंधित, कलारी पयट्टू के प्रदर्शन से संबंधित है, केरल राज्य का त्योहार है, कलारी पयट्टू के प्रदर्शन से संबंधित है। पोनिया थंगम कैसे याद करोगे, पोनिया थंगम जैसे इसी में पूछ लेगा भाई गटका कहां का है, गटका कहां का है, थंगटा ये किस राज्य का है, थंगटा। इसी में पूछ लेगा मुष्टि युद्ध, घूसा मार ये किस राज्य का है, घूसा मार ये किस राज्य का है, मुष्टि युद्ध किस राज्य का। तो इसी में ध्यान दीजिएगा, गटका पंजाब की मार्शल आर्ट है, गटका। थंगटा मणिपुर की मार्शल आर्ट है, थंगटा कहां की है, मणिपुर की। और मुष्टि युद्ध ये अपने यूपी एमपी बिहार में। यहां पर कोई कलारी पयट्टू गटका थंगटा काम नहीं आता, दह घूसे। तो जो घूसा मार है, मुष्टि युद्ध है, ये अपने उत्तर प्रदेश का है। घूसा मार या मुष्टि युद्ध कहां का हो जाता है, अपने उत्तर प्रदेश का। अरे मुष्टि युद्ध मतलब दह दोनों हाथों को मिलाया, भीम जैसे मारता था ना, वैसे याद करो महाभारत में। जबकि कलारी पयट्टू कहां की है, ये केरल की। तो कलारू पयट्टू के प्रदर्शन से संबंधित उत्सव है
पोनियाथंगम। पोनियाथंगम। केरल के और भी बहुत सारे उत्सव होते हैं, जैसे केरल की नववर्ष विशु त्योहार, एक फसल कटाई उत्सव होता है ओणम 10 दिन का, जिसमें स्नेक बोट रेस या वल्लमकाली बोट रेस का आयोजन भी किया जाता है। रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चेरेक्स स्पेसिनो, यह कहां पर खोजा गया है? यह अलेक्जेंडर के द्वारा स्थापित किया गया चेरेक्स करके एक शहर था, इसको कहां पर खोजा गया है? तो यह इराक में खोजा गया है। कहां पर भैया? इराक। इराक की राजधानी क्या हो जाती है? बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। और इराक की मुद्रा क्या हो जाती है? दीनार। इराक की मुद्रा क्या हो जाती है? दीनार। रेत के नीचे अलेक्जेंडर का। अब अलेक्जेंडर की बात आ जाए, यह यूनान या वर्तमान जिसको हम लोग ग्रीस कह देते हैं, यूनान का रहने वाला था। यह बताइए सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर के द्वारा भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया गया? सिकंदर के द्वारा भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया गया? किस नदी के किनारे से सिकंदर वापस लौटा था? किस नदी के किनारे से सिकंदर वापस लौटा था? किस नदी के किनारे से अलेक्जेंडर, हिंदी में सिकंदर कह देते हैं, सिकंदर वापस लौटा था? कभी कभी अंग्रेजी में लिखा जाता है, अंग्रेजी कोई देवनागरी में अलेक्जेंडर आ जाए तभी परेशान मत होना। तो याद रखिएगा व्यास नदी के किनारे से। किस नदी के किनारे? व्यास नदी के किनारे। लगभग 326 ईसा पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? सबके सब बोलकर बताइए। 326 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व व्यास नदी के तट से उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, वो वापस लौटा। जबकि साथ ही हाइडेस्पेच का जो युद्ध है, हाइडेस्पेच या जिसको झेलम का युद्ध कह देते हैं, हाइडेस्पेच या झेलम का युद्ध, यह सिकंदर और भारतीय राजा पोरस के बीच में, अलेक्जेंडर और भारतीय राजा पोरस के बीच में, अलेक्जेंडर और भारतीय राजा पोरस के बीच में हाइडेस्पेच या झेलम का युद्ध पूछेगा कि भाई जो झेलम का युद्ध था वो किस किस के बीच में हुआ था? झेलम का जो युद्ध था वो किस किस के बीच में? तो झेलम का युद्ध या हाइडेस्पेच का युद्ध जिसको कहते हैं, ये पोरस और अलेक्जेंडर, पोरस और अलेक्जेंडर। किस राज्य सरकार ने 250 मेगावाट के ग्रीन एआई रेडी डेटा सेंटर के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? L&T व्योम करके कंपनी है। L&T व्योम के साथ, किसके साथ? L&T व्योम के साथ जो L&T कंपनी है, यह 25,000 करोड़ का निवेश करेगी। कितने करोड़ का? 25,000 करोड़ का, लगभग $2.5-3 बिलियन का L&T व्योम के साथ 25,000 करोड़ का निवेश करेगी। गुजरात सरकार ने 250 मेगावाट के ग्रीन आर्टिफिशियल रेडी डेटा सेंटर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डेटा सेंटर की क्षमता कितनी है? 250 मेगावाट। इसे कौन सी कंपनी स्थापित करेगी? L&T व्योम। कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 25,000 करोड़ रुपए का। कितने का? 25,000 करोड़ रुपए का। इसी में गुजरात का लिख लीजिएगा। गुजरात विधानसभा, गुजरात में लोकसभा, गुजरात में राज्यसभा। तो 26-11, ये 26 इसकी लोकसभा, 11 राज्यसभा, जबकि 182 क्या हो जाती है? गुजरात में विधानसभा सीट है। 182 गुजरात में विधानसभा। इसमें ध्यान दीजिएगा 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए। गुजरात और महाराष्ट्र क्या हुए? अलग हुए। तो गुजरात में 250 मेगावाट के ग्रीन एआई रेडी डेटा सेंटर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। ग्रीन डेटा सेंटर के लिए कौन सी सरकार? गुजरात। किस कंपनी के साथ मिलकर? L&T व्योम के साथ मिलकर। किस कंपनी के साथ मिलकर कहोगे बड़े भैया? L&T व्योम के साथ मिलकर। गुजरात और महाराष्ट्र अलग कब हुए?
1 मई 1960 को। गुजरात और महाराष्ट्र अलग कब हुए हैं? 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की पहली नमो भारत RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम करके और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन ये किस राज्य में करेंगे? कल 22 फरवरी को। ये कब होगा? ये 22 फरवरी को होगा कल। इसमें 82 किलोमीटर लंबे नई दिल्ली सराय काले खान से मेरठ को जोड़ने वाला, अभी तक ये गाजियाबाद तक चालू था, नई दिल्ली से मेरठ के जोड़ने वाला, नई दिल्ली को मेरठ से 82 किलोमीटर। नमो भारत, भारत का पहला रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल सिस्टम, नमो भारत रैपिड रेल। और मेरठ में मेट्रो का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में, मेरठ में मेट्रो का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में कब करेंगे? याद रखिएगा 22 फरवरी को। तो ये जो रैपिड रेल है ये असल में 160 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ये अभी तक भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली एक प्रकार की, और ये छोटे डिस्टेंस के लिए, जैसे दिल्ली के आसपास के जो शहर है जैसे मेरठ, पहले इसको दूरी को कवर करने में 2-3 घंटे का समय लगता था, अब इसे 40 से 45 मिनट में दूरी को कवर कर दिया जाएगा। बहुत ही आरामदायक सफर, इससे साथ ही लोगों की आवाजाही इजी होगी और भारत की तरक्की दिखेगी। तो मोदी जी पहली नमो भारत RRTS और मेरठ मेट्रो, हालांकि इसका पहले उद्घाटन कर चुके थे, लेकिन अब इसका जो एक प्रकार से कह सकते हो कंप्लीट, पहले इसके कंप्लीट का उद्घाटन नहीं हुआ था, इस बार ये कंप्लीट का उद्घाटन है। इस बार क्या है कहोगे सर? कंप्लीट उद्घाटन है। 22 फरवरी को होगा। 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को शुभारंभ भी करेंगे। 82 किलोमीटर लंबा है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और इसमें अभी मेरठ मेट्रो भी, जिसमें मेरठ मेट्रो का उद्घाटन भी होगा। 20 फरवरी 2026 को किस राज्य का 39वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 दो राज्य अस्तित्व में आए जो पहले यूनियन टेरिटरी थे। एक तो मिजोरम, मिजोरम को भी राज्य का दर्जा ये 20 फरवरी 1987 को, और अरुणाचल प्रदेश को भी राज्य का दर्जा ये 20 फरवरी 1987 को मिला। तो दोनों के नाम लिख दीजिए कमेंट्स में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों का स्थापना दिवस होता है। आपसे पूछेगा कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग क्या उत्तर दोगे? एक बार बच्चा थोड़ा सा सबके सब शेयर कर देंगे तो थोड़ी सी आपके बड़े भैया को सपोर्ट मिल जाएगी कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर जिंदा है तो मेहनत करके दिखा दे, इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। 20 फरवरी 1987। 20 देखिए, अरुणाचल प्रदेश लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1 सीट, जबकि विधानसभा की 60 सीट। मिजोरम की बात करें, गोवा, मिजोरम, सिक्किम ये ऐसे राज्य हैं जिनमें 60 से कम सीट होती है। विधानसभा की 40, लोकसभा और राज्यसभा की 1 सीट है। तो मिजोरम में लोकसभा राज्यसभा की 1 सीट, जबकि विधानसभा, आप जानते हैं कि जो राज्य की विधानसभा सीट होती है, राज्य की विधानसभा सीट ये 60 से 500 के बीच में होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी में गोवा, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, मिजोरम और सिक्किम ये अपवाद है, क्योंकि गोवा मिजोरम में 40-40 सीट और सिक्किम में तो मात्र 32 सीट है, और पुदुचेरी में 33। पुदुचेरी में कितनी सीट है? 33। तो ये भारत के कुछ राज्य और यूनियन टेरिटरी है जो इस नियम को फॉलो नहीं करते। गोवा में भी 40 सीट है, मिजोरम में भी 40 सीट है, सिक्किम में कितनी है कहोगे सर? 32। और पुदुचेरी में कितनी है कहोगे सर? 33।
तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का स्थापना दिवस ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। दोनों यूनियन टेरिटरी थे जिसको 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 3 दिन चलने वाला राजकीय इटखोरी महोत्सव यह किस राज्य में आयोजित किया गया? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य लेवल का उत्सव है, इसको स्टेट फेस्टिवल का दर्जा प्राप्त है। इटखोरी महोत्सव यह झारखंड का त्योहार है। 3 दिन चला। कितने दिन? 3 दिन। इटखोरी महोत्सव यह झारखंड राज्य का त्योहार है। इटखोरी महोत्सव कहां का है? झारखंड राज्य का। इटखोरी महोत्सव यह झारखंड राज्य का त्योहार है। इटखोरी महोत्सव किसका? झारखंड का। स्थापना बताइए कि झारखंड का गठन कब किया गया? बिहार से लग करके 15 नवंबर साल 2000। 15 नवंबर साल 2000। राजधानी क्या हो जाती है? रांची। राजधानी क्या हो जाती है? रांची। तो 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव, इसका आयोजन झारखंड में किया गया। 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी फेस्टिवल, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? कहोगे सर राजकीय इटखोरी फेस्टिवल का आयोजन यह झारखंड में किया गया है। राजकीय इटखोरी फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया है? कहोगे सर झारखंड में। 81 14 6 विधानसभा की 81 सीट, लोकसभा की 14 सीट और राज्यसभा की 6 सीट है। इसको एकदम बिल्कुल दिमाग में याद कर लो। ये जो राज्य की विधानसभा लोकसभा होती है, ये भी जरूर पूछता है। स्थापना 15 नवंबर साल 2000 में 3 राज्य बने। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। विधानसभा की 81 सीट, लोकसभा की 14, राज्यसभा की 6। भाई झारखंड में विधानसभा सीट कितनी है? 81, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की कितनी है? कहोगे सर 6 सीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बहुत गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? मतलब समझ रहे हो, नक्सल मुक्त राज्य। तो हाल ही में बिहार को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। हाल ही में बिहार को नक्सल मुक्त राज्य। यह नक्सलवादी आंदोलन जो है, नक्सलवादी आंदोलन या नक्सलवादी एक प्रकार का नक्सलवाद, यह 1967 नक्सलबाड़ी करके एक जगह है वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में। नक्सलबाड़ी गांव है। 1967 नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत हुई है 1967 में। इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है और इसे याद रखिएगा, इसे साथ ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और इससे प्रभावित जितने राज्य इत्यादि हैं उनको रेड कॉरिडोर या लाल गलियारा कहा जाता है। फिर भारत ने नक्सलवाद को खत्म करने की मुहिम शुरू की और 31 मार्च 2026 नक्सलवाद के समाप्ति की तिथि रख दी। इसमें सीआरपीएफ की एक कोबरा बटालियन होती है, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, जिसका गठन नवंबर 2008 में किया गया। ये जो बटालियन है कोबरा, इसके फुल फॉर्म में कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कोबरा के फुल फॉर्म बताइए, सबके सब पेपर में हजारों बार पूछी जाती है। इस कोबरा यूनिट को और जो राज्य के पुलिस बल है, जहां जहां नक्सलवाद है, राज्य के पुलिस बल, उन्हें नक्सलवाद की समाप्ति का श्रेय जाता है। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, इसका गठन कब हुआ? 2008 में। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। तो बिहार को याद रखिएगा, नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। यह नक्सलवाद कहां से शुरू हुआ? 1967 वेस्ट बंगाल के नक्सलवाड़ी। इसका एक दूसरा नाम क्या है? इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कह देते हैं। इसको साथ ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कह दिया जाता है। और इससे प्रभावित क्षेत्रों को लाल गलियारा। बिहार की बात करें, विधानसभा की 243 सीट, लोकसभा की 40 सीट और राज्यसभा की 16 सीट। विधानसभा 243, लोकसभा 40, राज्यसभा 16। विधानसभा 243, लोकसभा 40 और राज्यसभा की 16 सीट। भारतीय सेना ने
फरवरी 2026 में युद्ध खेल और सिमुलेशन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन यह कहां पर किया है? इसी में भारतीय थल सेना दिवस बताइए। देखिए, जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं इनको कम से कम दोहराते चलो। थल सेना दिवस, इसी में आपको वायुसेना दिवस, इसी में आपको नौसेना दिवस बताना है। थल सेना दिवस, वायुसेना दिवस, नौसेना दिवस। तो भारतीय थल सेना ने फरवरी 2026 में युद्ध खेल, वॉर गेमिंग और सिमुलेशन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन यह नई दिल्ली के सैम मानेकशॉ सेंटर में किया गया। सैम मानेकशॉ सेंटर में, सैम मानेकशॉ सेंटर में, याद रखिएगा, इसका आयोजन किया गया राष्ट्रीय संगोष्ठी वार गेम्स और सिमुलेशन पर। थल सेना दिवस 15 जनवरी, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस ये प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे सर 15 जनवरी। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है बच्चा? 15 जनवरी। ये जितनी चीजें आप पढ़ रहे हो बाबू, इसको सबके सब मन मन में दोहराते करते चलो, और जब तक पूरे के पूरे लास्ट का क्वेश्चन ना हो जाए, प्रॉमिस कर दो कि भैया हिलेंगे नहीं, सांस भी नहीं लेंगे। नहीं मतलब सांस तो लो, सांस तो बिल्कुल लो, लेकिन हिलोगे नहीं। नई दिल्ली, सैम मानेकशॉ केंद्र में, नई दिल्ली। स्वान के वैश्विक वरिष्ठ उपयोगिता सलाहकार समूह में नियुक्त होने वाले एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि कौन है? नियुक्त होने वाले एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि स्वान के वैश्विक वरिष्ठ उपयोगिता सलाहकार समूह में नियुक्त होने वाले, ये जो सती बेंगलुरु की एक नगर पालिका आप कह सकते हो, उसके प्रमुख डॉक्टर राम प्रसाद मनोहर, डॉक्टर राम प्रसाद मनोहर, डॉक्टर राम प्रसाद मनोहर एकमात्र ऐसे व्यक्ति बने हैं जो एक स्वान संस्था है, इसका ग्लोबल एक सीनियर एडवाइजरी ग्रुप है या ग्लोबल सीनियर यूटिलिटी एडवाइजरी ग्रुप, इसमें नियुक्त होने वाले एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि। तो ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछने जाते हैं। इसमें नियुक्त होने वाले एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि डॉक्टर राम प्रसाद मनोहर। अगर आज साथी सबके सब आप लोग शेयर करते हो, आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त क्लास डेली का सोचा है, आधे आधे घंटे 20-20 मिनट की, क्या कहते हो, टॉपिक वाइज करंट अफेयर करा दूं, जैसे अवार्ड हो गए, जैसे नियुक्ति हो गई, जैसे चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, जितने भी शिखर सम्मेलन, ये जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं, तो डॉक्टर राम प्रसाद मनोहर ये एकमात्र भारतीय है। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर चुना गया पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन सा है? लार्ज लैंग्वेज का मतलब है कि जो भारतीय भाषाओं को समझ सकता है, भारतीय भाषाओं को समझकर उनको टेक्स्ट से मैसेज में, मैसेज से साथी टेक्स्ट से साउंड में, साउंड से मैसेज आदि में कन्वर्ट कर सकता है। ये भारत का सर्वम एआई, सर्वम एआई करके ये भारत की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने भारत का अपना स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भारत का अपना स्वयं का लार्ज लैंग्वेज एआई मॉडल, भारत का अपना स्वयं का लार्ज एआई लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है। लार्ज एआई, इसका नाम क्या है? सर्वम एआई। जबकि कल हमने साथ ही एक क्वेश्चन पढ़ा था, शोध एआई करके एक संस्था है, शोध एआई, शोध एआई ने अपना पहला मटेरियल साइंस पर लेकर, मटेरियल साइंस पर लेकर यह साथी भारत का एक पहला आप ये कह सकते हो मॉडल लॉन्च किया था। तो शोध एआई ने मटेरियल साइंस पर, जबकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल यह सर्वम एआई ने, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहोगे सर सर्वम एआई ने। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट 2026 का आयोजन यह कहां पर किया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स पूरी की पूरी क्लास लेकर हिलोगे बच्चा, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी,
उसका कोई फायदा नहीं होता। 15-15, 20-20 मिनट, आधे आधे घंटे लेट आते हो। जो ये सफलता जो कम समय में नहीं मिल रही ना, जिसके लिए आप इतना प्रयत्न कर रहे हो, ये कुछ समय की बात है। जब 2 महीने पहले कहता था पेपर में 3-4 महीने थे, अब 10 दिन 20 दिन बाद एसआई का पेपर है, 60 दिन बाद आपका साथी यूपी होमगार्ड का, 90 दिन बाद आपका यूपी कांस्टेबल का। अगर इसी तरह एनटीपीसी की डेट आ गई, जीडी की भी कोई नई डेट आ जाएगी जल्दी, तो इस समय मेहनत करने का। और आज रात 8 बजे आपको पता है इस एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर क्या है? आज रात हिंदी साहित्य की मैराथन है। आज रात 8 बजे आपके जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन इस क्लास को लेने के लिए तैयार है, सबके सब यस या नो करके बता दो। आज रात 8 बजे इसी एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट हिंदी साहित्य, और ऐसा हिंदी साहित्य कराऊंगा तुम इतनी तारीफें करोगे, जीवन भर के लिए हिंदी साहित्य तुम्हारे दिमाग में बिठा दूंगा। जीवन भर का मतलब समझ रहे हो, जीवन भर। लेकिन आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर कि आज रात 8 बजे सबके सब एक बार लाइव जरूर आ जाना। मतलब वो रिकॉर्ड मत देखना कि बाद में देख लेंगे, क्योंकि कल संडे है, कोई इतना लोड तो है नहीं तुम्हारे ऊपर। तो सबके सब लाइव देखने का प्रयास करना। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक मीट 2026 का आयोजन यह नई दिल्ली में किया जाएगा। इसमें साथी अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट का मतलब है यहां एथलेटिक्स के भविष्य नीति आदि को लेकर इस पे चर्चा होगी। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट ये नई दिल्ली में। विश्व एथलेटिक्स दिवस बताइए कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ये कब मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस या वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। इसी तरह भारत की पहली राष्ट्रीय एथलीट फोरम, भारत की पहली राष्ट्रीय एथलीट फोरम का आयोजन, भारत की पहली राष्ट्रीय एथलीट फोरम यह जनवरी में अहमदाबाद गुजरात में आयोजित की गई थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 7 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 7 मई को। जबकि भारत की पहली राष्ट्रीय एथलीट फोरम का आयोजन यह अहमदाबाद गुजरात में। यह बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, अब यह अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट 2026, इसका आयोजन 2026 में। जबकि भारत का पहला राष्ट्रीय एथलीट फोरम यह अहमदाबाद में। वार्षिक बिक्री आधार पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया वार्षिक टर्नओवर जिसको कह सकते हैं कि किस कंपनी ने कितने सामान की बिक्री की, कितने रुपए के सामान की, उसमें दुनिया की नंबर 1 कंपनी कौन बनी है? वॉलमार्ट एक कंपनी हुआ करती थी, इसने 14-15 साल इसने राज किया है। यह सत्य कई साल से, कई वर्ष से लगातार नंबर 1 थी, कई वर्ष से यह लगातार नंबर 1 थी। यह वही कंपनी जिसने फ्लिपकार्ट को खरीदा था, लगातार नंबर 1 वॉलमार्ट। अब वॉलमार्ट को पछाड़कर अमेजन दुनिया की पहली जिसने वार्षिक टर्नओवर, विश्व में सबसे ज्यादा वार्षिक टर्नओवर किस कंपनी का है? याद रखिएगा अमेजन का। अमेजन की स्थापना 1994 में कैडेब्रा कंपनी के नाम से, कैडेब्रा के नाम से जेफ बिजोस के द्वारा, इसके द्वारा भैया जेफ बिजोस के द्वारा, अच्छे से याद रखिएगा, जेफ बिजोस के द्वारा यह कैडेब्रा के नाम से कंपनी की स्थापना की गई थी। 1995 से अमेजन नाम पड़ा है। इसका अमेजन नाम कब से पड़ा है? 1995 से। पहले अमेजन का नाम कैडेब्रा हुआ करता था 1994 में जेफ बिजोस के द्वारा। तो अमेजन वॉलमार्ट को पछाड़कर यह दुनिया की पहली वो बनी है कंपनी, वार्षिक टर्नओवर के आधार पर दुनिया की नंबर 1। इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी का गोल्ड किसने जीता? यह अमेरिका की महिला आइस हॉकी टीम ने कनाडा को हराकर महिला की आइस हॉकी। यह बताइए हॉकी में कितने खिलाड़ी होते?
और आइस हॉकी में कितने होते हैं? हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं और आइस हॉकी में कितने होते हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय मत्स्य मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मछुआरों के लिए ऐतिहासिक एक्सेस पास का शुभारंभ कहां से किया है? ऐतिहासिक एक्सेस पास जो भारत का एक प्रकार से कह सकते हो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछली पकड़ने के लिए फिशिंग अधिकार के लिए एक्सेस पास गुजरात के वेरावल से लॉन्च किया है। गुजरात के वेरावल से लॉन्च किया है। यह कहां से लॉन्च किया है? कहोगे सर गुजरात के वेरावल से। अब जो भारत का भारतीय तट से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, तो भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में जो मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास भी कह सकते हो या एक प्रकार का लाइसेंस कह सकते हो, इसको देने की शुरुआत गुजरात के वेरावल से हुई है। इसको देने की शुरुआत कहां से हुई है? गुजरात के वेरावल से। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने T20 वर्ल्ड कप इतिहास में? ये ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा, ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा, T20 विश्व कप इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? ये एडम जंपा बने। कौन बने भैया? एडम जंपा। फटाफट से इनको सबके सब रिवीजन कीजिए, जितने भी हमने करंट पढ़े हैं 2 सेकंड के अंदर। ग्रीन एआई डेटा सेंटर कहां पर? नमो भारत RRTS। 39वां स्थापना दिवस 20 फरवरी को किन किन राज्यों ने मनाया? इटखोरी महोत्सव, नक्सल मुक्त राज्य युद्ध संगोष्ठी, स्वान भारतीय प्रतिनिधि, पहला स्वदेशी LLM, पहला स्वदेशी LLM, पहला स्वदेशी LLM। और सबके सब साथी सुन लीजिए, मुझसे प्रॉमिस करके जाओ, और प्रॉमिस बड़े भाई और छोटे भाइयों वाला होना चाहिए, राम लक्ष्मण वाला। समझे कि हाँ भैया हम लोग आज रात 8 बजे सबके सब लाइव आएंगे। इस क्लास को बहुत से लोग बाद में लाइव देखेंगे, लेकिन तुम सबके सब मेरे साथ प्रॉमिस करो, और प्रॉमिस करो तो सबके सब साथी। और ये कल जो सोमवार को हमारी करंट अफेयर की क्लास है, ये स्पेशल क्लास है। इसमें साथी अपनी करंट की किताब भी लॉन्च हो रही है और स्टैटिक जीके की साथ साथ, और इसमें साथी कुछ इनामी घोषणा भी की जा रही है। कुछ रोजाना आपको जो भी करंट की क्लास लेते हैं उन्हें 5 से 10 हजार के इनाम देने की मैंने कुछ सोचा है। जितने आप लोग रोज क्लास लेते हो, क्या तुम्हारे लिए कुछ ऐसा सिस्टम कर दूं कि जैसे तुम्हारी ये क्लास खत्म हुई, मान लो 7:50 पर, हम लोग इसको 6:50 के आसपास शुरू कर दे। 7:50 पर जैसे क्लास खत्म हुई, आपके लिए 10 क्विज मिल जाए, 5 मिनट की 10 क्विज। तुरंत आप एप्लीकेशन पर जाकर क्विज लगाएं और कम से कम 100 लोगों को रोजाना 100 रुपए डेली। तो अब इसमें 10,000 रुपया, 5,000 जितना भी मेरा बजट होगा डेली का, उसमें क्या होगा कि जो लोग इस क्लास को डीपली लेंगे वो सारे के सारे उत्तर देंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा कुछ करना चाह रहा हूं, उसमें तुम्हारा थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। ग्रीन एआई डेटा, ये गुजरात में L&T कंपनी 250 मेगावाट, ये मेरठ नई दिल्ली को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी कल 22 फरवरी को लॉन्च करेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 2 राज्यों का स्थापना दिवस। इटखोरी झारखंड का 81 विधानसभा सीट है। नक्सल मुक्त बिहार में 243। युद्ध संगोष्ठी नई दिल्ली, युद्ध संगोष्ठी 92 राम प्रसथ मनोहर करके पहला स्वदेशी LLM। सर्वम एआई एथलेटिक्स मीट कहां पर होगा? नई दिल्ली में। यह बाजार की नंबर 1 कंपनी टर्नओवर में अमेजन बनी है। संस्थापक जेफ बेजोस। महिला आइस हॉकी में अमेरिका की महिला टीम। भारत का पहला परमाणु परीक्षण, यह पोखरण